हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड सिया आरती। और जैसे कि आपको पता है, अब आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। फाइनली हमारा मे बी अबाउट टू एंड होने वाला है और अब आपका बहुत क्रूशियल मंथ चालू होने वाला है। जैसे कि हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो चुके थे, वरना अभी तक तो हमारे एग्जाम्स चालू भी हो जाते, बट अभी तो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे हमें मिला हुआ है ग्रेस टाइम और इसको हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। बट जैसे कि आपको पता है, सारे सब्जेक्ट्स तो आप हैंडल कर पाते हैं, बट जब बात आती है एएफएम की तो हमें ना डर लगने लगता है कि आखिर एएफएम हम कैसे करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आने लगते हैं न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ जब आते हैं न्यूमेरिकल्स तो हमको सबसे पहले तो याद रखना पड़ता है कि हमारा जो बेसिक है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों के लिए तो एक रेगुलर क्लासेस तो ला ही देते हैं हम लोग, जहाँ पे आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया होगा और आपने उसके बाद क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करके रिवाइज कर लिया होगा। बट कंटिन्यूस रिवीजन ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कई कई ऐसे वर्ड्स होते हैं, कई कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते। और ऐसे अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए तो हम यहाँ पे अपने मार्क्स को लूज नहीं करना चाहते। करेक्ट, ये आपका भी मोटिव है और हमारा भी यही मोटिव है कि जितना आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मॉर्निंग रात दिन दिन भर आप अपना जो मेहनत कर रहे हो उसको अच्छा सा एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसके लिए आपको एक और वैल्यू एड ऑन किया जाता है बाय 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे हम लोग एवरी डे रोज न्यू कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। और अभी तक हमने यहाँ पे 60+ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर चुका है। और आज हमारा एक और ऐसी टॉपिक है जो कि है अदर करंट लाइबिलिटीज। देखिए, नाम बोलूंगी तो आपको लगेगा अरे तो हमें पता है, हमें क्या जरूरत है। बट अगर एग्जाम में आ जाए और क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकता है मैं आपको एक बार बता भी दूंगी जब हमारा पूरा सेशन कंप्लीट होगा। बट याद रखिए, ये आपको पता तो है कि ऐसा कुछ होता है, अदर करेंट लाइबिलिटीज, जो आपके बैलेंस शीट साइड में शो जरूर होती है, बट इसके अंदर क्या आता है हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, इसके पहले जो हमने एक सेशन लिया था वहां पे हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को देखा था, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट्स को देखा हुआ है। तो वो सब तो अब आप क्लियर कर चुके होंगे। बट जब बात आती है करेंट लाइबिलिटीज की तो हमने तो ये सुना है, बट एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है आज हम वो देखने वाले हैं। चलिए तो साथ में आते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ छोटे से डायग्राम के साथ। करेक्ट, चलिए यहाँ पे जैसे कि आपको लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार, जो लिखा है हमने वो पढ़ लेते हैं कि द लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड विथ इन अ 1 ईयर। लाइबिलिटी हमारा कर्तव्य। एक बिजनेसमैन ने जो लोगों से उधार लिया है, उसने उधार लिया है वो बात करियो, उसने किसको उधार दिया वो बात नहीं करियो। दुकान में लिखा हुआ है उधार हम नहीं देते, उधारी मांग के हमें शर्मिंदा ना करें, वो सब वो दुकानदार उधार दे रहे। बट दुकानदार भी तो कहीं से सामान खरीद के लाता है तो उधार मांगता ही होगा, तो ये वो वाली उधार की बात कर रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लाइबिलिटी मतलब हमारा एक कर्तव्य है, हमारा एक ऑब्लिगेशन है कि हम किसी को पे करें इन रिटर्न। करेक्ट, और ये जो पेमेंट ही एक्सपेक्टेड कब हो रहा है कि ये पे होने वाला है विथ इन 1 ईयर। 1 ईयर बोले तो 12 महीने, 1 ईयर बोले तो 12 महीने, याद रखिए। करेक्ट, अगर 1 ईयर से ज्यादा हो गया तो हम तो इसे अदर लॉन्ग करंट में शिफ्ट कर सकते थे, लॉन्ग करंट लाइबिलिटी में डाल देते। बट ये तो अभी नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर ही हम इसे पे करने वाले हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे अदर करंट लाइबिलिटीज में। करेक्ट, चलिए एक बार थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं। सिंपल से अपनी जो हमारी बैलेंस शीट चलती है हॉरिजॉन्टल वही बनाते हैं। ठीक है, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे हमारी होती है लाइबिलिटीज और यहाँ पे आते हैं एसेट्स। करेक्ट, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ लाइबिलिटी में आता है सबसे पहले कैपिटल। करेक्ट, कैपिटल, उसके बाद आते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, आप इसको करेंट अदर करेंट लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इनको भी अलग अलग थोड़ा बाइफरगेट करके भी दिखा दिया जाता है। तो मतलब ये जो अदर करेंट लाइबिलिटी है ये हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो हो रही है। तो मतलब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ किसी को देना है, हमारा एक कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जब लॉन्ग टर्म की बात आती है ये लाइबिलिटी, तो ये होता है आपका मोर देन 12 मंथ से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा, वो लॉन्ग टर्म में। ये हमने इसके प्रीवियस सेशन में बात भी कर लिया था। और याद रखिएगा, एग्जाम में बस इतना सिंपल नहीं पूछेंगे 12 महीने से ज्यादा या 12 महीने से कम। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग सेंटेंस दिया रहेगा कि ये बाइफरगेट करिए, ये बाइफरगेट करिए, और मैच दी फॉलोइंग में भी आपको पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस है जहाँ पे आपको पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड कि जब भी आप ये पढ़ रहे हैं ना तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है हमें वो ध्यान देना है कि आखिर अदर करेंट लाइबिलिटीज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को हम ऐड करके लिखते हैं। करेक्ट। चलिए तो अब फाइंड आउट करना चाहते हैं और बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे आती है करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। केवल लॉन्ग टर्म डेट अगर आप पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे आप केवल लॉन्ग टर्म डेट पढ़ते हैं तो क्या लग रहा है हमें कि ये ऐसी लाइबिलिटी है जो 12 महीने से ज्यादा है। करेक्ट। मुझे भी यही लगेगा अगर केवल मैं इतना ही पढ़ूं, लॉन्ग टर्म डेट पढ़ूं तो इतना तो मुझे भी लग रहा है कि 12 महीने से ज्यादा है। बट मैच्योरिटी कब की है, देखिए यहाँ पे लिखा है करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब वो नेक्स्ट 12 मंथ में ही मैच्योर होने वाली है। ये ऐसी डेट है जो अगले 12 महीने के अंदर ही खत्म होने वाली है। तो अगर ये नेक्स्ट 12 मंथ्स में खत्म होने वाली है तो ये क्या है, ये है हमारी अदर करेंट लाइबिलिटीज। करेक्ट। अगर इसकी मैच्योरिटी अभी 3-4 साल बाद होती तो हम इसे दिखाते लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, बट ये अभी विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स में होने वाली तो ये कहाँ शो होगी, ये शो होगी करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट अंडर अदर करेंट लाइबिलिटीज। करेक्ट। चलिए इसके बाद बात आती है करेंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस। लीजेस हमने बहुत बार पढ़ लिया, हमें पता भी है कि इंडेस एएस में भी हमने इसकी बात करी है, और इवन अगर आप मॉड्यूल सी उठा के देखेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को ये लीजेस की इक्विपमेंट लीजेस में बात करी जाती है। तो जब ये वाली फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन है तो ये अगर इसकी मैच्योरिटी करंट होने वाली है तो अगेन ये कहाँ दिखेगी, ये मतलब विद इन 12 मंथ्स में मैच्योर होने वाली है। कहाँ दिखेगी, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। करेक्ट। चलिए उसके बाद आती है नेक्स्ट, दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट लग चुका है और अभी ड्यू होना बाकी है। करेक्ट। ऐसी अगर कोई बोरोइंग है तो वो भी हमारी कहाँ शो होगी, अदर करंट लाइबिलिटीज में। फिर आती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मान लीजिए आपको किसी भी पर्सन ने इनकम दे दिया है तो अब आपके ऊपर कर्तव्य है ना कि आप उसे काम करके पूरा देंगे। करेक्ट। अब आपके ऊपर कर्तव्य हो जाता है, मान लीजिए आप किसी को रेंट पे घर देते थे और उसने रेंट का जो आगे का महीना है 3-4 महीना पहले ही दे दिया, तो पैसे तो मिल गए आपको इन एडवांस, बट अब आपकी लाइबिलिटी है कि आपको अपना जो घर है वो रेंट पे 3-4 महीने के लिए देना पड़ेगा विदाउट आस्किंग एनी सॉर्ट ऑफ मनी, बिकॉज ऑलरेडी हमें एडवांस में पैसे मिल चुके हैं। ठीक है। तो क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारी अदर करेंट लाइबिलिटीज में ही जाता है। चलिए इसके बाद आती है बात, दैट इज अनपेड डिविडेंड्स। अनपेड डिविडेंड्स मतलब ये भी हमें जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाना है, डिविडेंड्स हमारे शेयर होल्डर्स तक पहुंचाना है, तो ये भी हमारे नेक्स्ट 12 मंथ्स में खत्म होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपकी कहाँ शो होती है, ये शो होती है आपकी अदर करेंट लाइबिलिटीज, जो कि विद इन 1 ईयर के अंदर ही हमारी मैच्योर होके खत्म होने वाली है। तो ये सारी चीजों को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, अदर करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है। चलिए इजी पीजी हो गया। अब हमारे लिए जब भी एग्जाम में अगर आपको दिख जाए ऐसे क्वेश्चंस तो अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या चीज अदर करेंट लाइबिलिटी है और क्या चीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। आपको और बूस्ट अप करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग को रोज आपका जो ऑफिसर्स अड्डा 24/7 हमारा यूट्यूब चैनल है, एवरी डे यहाँ पे ब्रावो सीरीज अपलोड होती है। यहाँ पे आपको ऐसे ही छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में 0.5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, उसका रिवीजन होता है। याद रखिए बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहे हैं कि यस हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाता है, तो व्हाई नॉट आप भी ये ट्राई करो, अपने ये जो इतना अच्छा आपने इतने टाइम से इन्वेस्ट किया टाइम, उसको एक बहुत फ्रूटफुल वे में इसको कन्वर्ट कर पाए। करेक्ट। और यहाँ पे आपके आंसर्स पोस्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा आंसर्स भी आपके यहीं पे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट हो जाते हैं, बट ये होते हैं आपके 2 से 3-4 दिन बाद। तो यहाँ पे आप बहुत सारे हर एक दिन के ब्राउज सीरीज अपलोड हो चुके हैं, आप लोग भी जाइए अटेंड करिए, अपना जो एएफएम का जो आपने टारगेट बनाया है उसे अचीव करिए और इस बार जल्दी से प्रमोशन लेके आ जाइए। हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7, दिस साइड सीआरती। और जैसे कि आपको पता है अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों का एक एक जो पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पल को और इम्पॉर्टेंट और इसको वैल्यूबल बनाने के लिए आप लोगों के लिए एवरीडे हम लोग लेके आते हैं 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे अभी तक हमने 60+ कॉन्सेप्ट्स को एक साथ डिस्कस
कर लिया है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या समझ आता है, ताकि अगर ऐसे कॉन्सेप्ट पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट आप वहाँ पे अपने मार्क्स लूज नहीं करके आने वाले हैं। करेक्ट। आई होप आपने इसके पहले के सारे जितने भी हमने बनाए हैं अपने 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, आपने इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख चुकी होगी। और अगर आपको नहीं पता इसकी प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। बट बिफोर दैट, आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज इंटैंजिबल एसेट्स। जैसे कि आपको पता है, जब हम लोग अपना मॉड्यूल ए और बी उठाते हैं एएफएम में जाके, जब हम लोग एएफएम में स्पेशली अपना मॉड्यूल ए और बी उठाते हैं, तो इफ़ यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट तो आप ये चीज़ को तो हैंडल कर लेते कि हाँ इंटैंजिबल एसेट्स हमने पढ़ा है। बट दिक्कत आती है इफ़ यू आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट कि अरे इंटैंजिबल मतलब क्या, अरे उसका मतलब क्या, अरे इसको तो पढ़ा था बट कंफ्यूज हो गए कि टैंजिबल है कि इंटैंजिबल है, अरे कि ये कैसा है, ये हमारा करंट है कि हमारी लाइबिलिटी है। ये अगर हमारे डाउट आने लग गए तो आते आते क्वेश्चंस हमसे जाने लग जाएंगे, तो हम ये नहीं चाहते। करेक्ट। हम क्या चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे हम सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जो आपका शो आता है ये आपको हेल्प करने वाला है कि कैसे आप अपने ये जो साइड वाले जो थोड़े से ड्रॉबैक्स है, जो हमारी थोड़ी सी वीकनेस है, इसे हम कितने इजीली हटा के सही कर सके। आइए, तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है दैट इज इंटैंजिबल एसेट्स। अगर आपको पता है तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं। बिकॉज हो सकता है आपको जब क्वेश्चन फ्रेम हो तो वो विद द एग्जाम्पल आपको पूछ ले कि बताइए इसमें क्या कवर होता है, और अगर हमें एग्जाम्पल ही नहीं पता तो पूरा क्वेश्चन गया। ये हमें नहीं करना है, ठीक है। आइए तो बात करते हैं अबाउट इंटैंजिबल एसेट्स की। इंटैंजिबल एसेट मीन्स आर हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नॉट टैंजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग टच्ड। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे इंटैंजिबल एसेट्स के। अगर यहीं पे अगर मैं बोलूं टैंजिबल एसेट्स के क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक इसके अपोजिट। करेक्ट। टैंजिबल एसेट्स की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो ठीक इसके अपोजिट, मतलब जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं कि यस दिस इज अवर प्लांट, यस दिस इज अवर मशीनरी, यस दिस इज अवर कंप्यूटर, दिस इज अवर फैन, दिस इज अवर पूरा एसी। तो ये जो चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये एसेट रखा है, ये होते हैं हमारे टैंजिबल एसेट्स। करेक्ट। वहीं पर जब बात आ जाती है इंटैंजिबल, जैसे ये बताया गया है यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि बेनिफिट तो मिल रहा है, बट ये बेनिफिट ऐसा है जिसे हम डायरेक्टली टच नहीं कर पा रहे। करेक्ट। डायरेक्टली देख नहीं पा रहे, बट इनके होने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल रहा है। करेक्ट। जैसे कि लोग अपने नाम को ट्रेडमार्क करवा लेते हैं, पेटेंट करवा लेते हैं। करेक्ट। एक कोई साइन ले लेते हैं, उसको अपना ट्रेडमार्क में ले लेते हैं। करेक्ट। जैसे कोको कोला, क्या कोको कोला नाम कोई और यूज कर सकता है? नहीं, बिकॉज उनने इसका नाम को पेटेंट करवा लिया है। अगर वही उनका जो सिंबल है जैसे प्यूमा, अगर उसका सिंबल कोई और क्या यूज कर सकता है? नहीं, बिकॉज वो जो उनका मार्क है उन्हें वो ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवा लिया है। सो इन केस अगर कोई भी उन्हें यूज करता है तो दे कैन स्यू वो सारे लोगों को, चाहे वो नाम यूज करे चाहे वो वैसे मार्क को यूज करे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे हम वो डॉक्यूमेंट्स या ऐसी कोई चीज देख पा रहे हैं? नहीं, बस एक हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ दिस इज रजिस्टर्ड विथ अस, और ये हमने गवर्नमेंट से ऑथराइज करवा लिया है। करेक्ट। आई तो आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे कि हमारे ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, जैसे नाम होते हैं ज़ारा आ गया, H&M आ गया, तो ये सारे ब्रांड्स हैं। करेक्ट। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड उनका नाम लिया और अपना रख लिया ना, आप ऐसे नहीं कर सकते। उसके ही साथ जैसे गुडविल, अब गुडविल जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हैं वो जनरेट होती जाती है। करेक्ट। हम कहते हैं ना कि ये सेम चीज अगर हम लोकल मार्केट में जाते हैं तो ये तो 500 की आ जाती है, बट वहीं अगर हम इसको कहीं लेने जा रहे हैं बड़े से शोरूम में तो यही सेम चीज 1000, 2000, 5000 की क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ देयर नेम, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल, कि लोग इतना पैसा देने के लिए तैयार है। आखिर आईफोन जो सब बन रहा है वो इतना महंगा क्यों है? उसमें जो मेजर पार्ट है वो उनका गुडविल। करेक्ट। उसमें जो उनका ब्रांड का वैल्यू उन्होंने जो क्रिएट किया है ओवर द इतना लॉन्ग पीरियड, बिकॉज ऑफ दैट थिंग उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी कंस्ट्रक्शन एक्चुअली वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नहीं है
जितना उसको अमाउंट दे दिया गया है। करेक्ट। आइए इसके बाद और क्या होते हैं, जैसे हमारे पेटेंट्स, इसके बाद जैसे पेटेंट्स, उसके बाद ट्रेडमार्क्स, नॉलेज, और भी कई सारी चीजें होती है जो यहाँ पे कवर हो जाती है, जैसे कि माइनिंग राइट्स। करेक्ट। कहीं पे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी खदानें होती है, तो वो किसी ने परमिट किया होगा, अब कौन परमिट करेगा? गवर्नमेंट। करेक्ट। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो कोयला वगैरह निकाल रहे हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वो माइनिंग राइट है वहाँ पे भी एक पेपर पे डॉक्यूमेंट पे ऑथराइज किया गया होगा। तो वो सारी चीजें भी आपकी इंटैंजिबल एसेट्स में कवर होती है। करेक्ट। जिनका आपको बेनिफिट मिल रहा है बट यू आर नॉट एबल टू टच एंड सी देम, बट उनका बेनिफिट आपको कंटिन्यू मिलते जा रहा है। तो याद रखिएगा जब आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, याद रखिएगा जब आपकी ऐसे बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, ठीक है, इस बैलेंस शीट में जब आप यहाँ फिक्स एसेट्स बोलते हैं, तो इस फिक्स एसेट्स में आपके यहाँ पे एक तो आ जाते हैं टैंजिबल एसेट्स, और इसी के साथ आपको यहाँ शो करना पड़ता है कि आपके पास कितने इनटैंजिबल एसेट्स हैं। करेक्ट। तो ऐसे आपको अपने बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है, बट याद रखिए इनका जो बेनिफिट है ये ओवर द ईयर्स आपको मिलने वाला है, ओवर द ईयर्स। तो जैसे अगर ये बात आ जाती है ओवर द ईयर्स बेनिफिट मिलेगा, तो मतलब क्या इसमें भी कोई ना कोई डेप्रिसिएशन लगने वाला है? बिल्कुल। जैसे कि आपके ये टैंजिबल एसेट्स में क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। वैसे ही आपके इनटैंजिबल एसेट्स में अमोर्टाइजेशन होता है। करेक्ट। अमोर्टाइजेशन होता है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। जितने साल के लिए हम चीजों को यूज करने वाले हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ इसकी लाइफ जरूर लिखी होगी, तो वहां पे हम जो ये एक्सपेंसेस है जो आज हम ये चीजों के लिए पे कर रहे हैं, इन एक्सपेंसेस को आप ओवर द लाइफ उसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अमोर्टाइजेशन। करेक्ट। सो ये सारी बातें होती है आप लोगों की इंटैंजिबल एसेट्स के लिए। हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती, और जैसे कि आपको पता है अब हमारे एग्जाम्स में केवल एक वीक ही बचा है। करेक्ट। ये वीक और अगले वीक से तो हमारे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, और अब आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप लोगों को और वैल्यू एड ऑन हो जाए आपकी पढ़ाई में करके। एवरी डे हम लोग डिस्कस करें छोटे छोटे पॉइंट्स, जहाँ पे हमसे थोड़ी सी भी गलती हो गई, यहाँ का वहाँ हुआ, पूरा का पूरा आंसर हमसे गलत हो जाएगा। तो ये है अपना 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो, जहाँ पे हम शुरू करेंगे अकाउंट्स पेबल की बात करना। आखिर ये क्या होता है? देखिए, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है, बट क्या होता है कि जो हमारे नॉन कॉमर्स कैंडिडेट्स है ना, उन्हें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि बोलना क्या चाह रहे हैं। पढ़ पढ़ के हमारे अंदर इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि लगता है कि एक कहीं ऐसा कुछ हमें रास्ता मिल जाए कि ताकि तुरंत हम ये वर्ड से क्लियर हो जाए। करेक्ट। तो आइए आज हम बात करते हैं अबाउट अकाउंट्स पेबल की। चलिए तो शुरू करते हैं अकाउंट्स पेबल की बात करना। यहाँ पे याद रखिए कि जब भी आप एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए आप एक सप्लायर है, करेक्ट, आप हैं सप्लायर, सप्लायर तो हम सब जानते हैं, और यहाँ पे है एक बायर। अब हम जो है यहाँ पे क्या है? हम है यहाँ पे बायर। करेक्ट। हम है यहाँ पे बायर, मतलब हमने कुछ ना कुछ गुड्स ये सप्लायर से खरीदा है, कुछ ना गुड्स हमने ये सप्लायर से खरीदा है। और नॉर्मली हम जब कहीं पे भी जाते हैं गुड्स खरीदते हैं तो उसके बदले हम क्या देते हैं? उसके बदले हम देते हैं यहाँ पे रुपीस, कैश। करेक्ट। अब हम लोग इंडिया में रहते तो वी गिव इंडियन रुपीस। करेक्ट। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट चीज है जो हमको देना पड़ता है वो है हमारी कैश, दैट इज अवर इंडियन रुपीस। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखिए कि यहाँ पे जो बायर है, अब ये बायर ना फ्रिक्वेंट बायर बन जाता है ये सप्लायर का। अब ये जो बायर है ये कंटिन्यूसली हर टाइम पे जाता है और ये सप्लायर से ही खरीदना शुरू हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद जब अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, चलो अभी पैसा नहीं है बाद में दे देंगे, उधारी। करेक्ट। यस, हम क्या करना शुरू कर देते हैं? उधारी। तो यहाँ पे जब सिचुएशन आ जाती है कि चलिए अब काम करना शुरू करते हैं उधार पे, तो ये क्रिएट होने लगता है धीरे 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 एक उधारी का पूरा केस, कि यहाँ पे हमने गुड्स तो आज ले लिया है, गुड्स तो आज हमने ले लिए, बट यहाँ पे जो पैसे हैं, जो हमारी इंडियन रुपीज है, वो हम तुरंत नहीं पे करते हैं, तुरंत हम सप्लायर को पे नहीं करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, जब आप देखेंगे ये बायर अगर अपनी बुक्स बना रहा है,
ये बायर अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे ये सप्लायर क्या शो होने लग जाएगा, ये शो होने लगेगा एज अ क्रेडिटर। करेक्ट, कौन शो होने लगेगा, ये सप्लायर इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए क्रेडिटर शो होने लग जाएंगे। करेक्ट, बट अब ये तो बात आ गई क्रेडिटर, तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यही अगर सिचुएशन बायर का एंट्री अगर सप्लायर करेगा तो वो क्या शो होगा, यहाँ पे शो होने लग जाते हैं एज अ डेटर, क्योंकि यहाँ सप्लाई बायर से हमें कुछ ना कुछ पैसे मिलने वाले हैं, दो वो हमें फ्यूचर में मिलेंगे। मतलब यहाँ सप्लायर ने कुछ ना कुछ उधारी पे दिया है, किसको, एक डेटर को। वहीं अगर बायर की बुक की बात कर रहे हैं तो बायर ने कुछ ना कुछ खरीदा है उधारी पे, किससे, एक क्रेडिटर से। ठीक है, तो ये तो हमारी नॉर्मल बातें हो जाती है। तो फिर ये अकाउंट्स पेबल कहाँ पे आया, अब बात करते हैं अकाउंट्स पेबल की। अब जब बात आती है आपके अकाउंट्स पेबल की, जब आप शेड्यूल 3 के हिसाब से अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे ऐसे वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, आपकी बैलेंस शीट में ऐसे वर्ड्स दिखने लग जाएंगे, बट उनका जो इन डेप्थ वाला वर्किंग है वो यही है। यहाँ पे जो हम बायर को बता रहे हैं कि जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे आप क्रेडिटर दिखाओगे, तो यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते हैं इनकी जगह, यहाँ पे यूज होता है अकाउंट्स पेबल। मतलब आज ये जो बायर है वो लायबल है टू पे सम मनी टू समवन। करेक्ट, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ हमने गुड्स लिया है या फिर और हमने कोई ना कोई यहाँ से सर्विस ली है, किससे, सप्लायर से। तो जब बायर अपनी बुक बनाएगा तो या तो वो अपनी बुक में क्रेडिटर शो करते जाएगा, बट अगर आप शेड्यूल 3 के हिसाब से अपनी बुक्स बनाना शुरू कर रहे हैं जहां पे आपको दिखाना पड़ता है अकाउंट्स पेबल, और ये अकाउंट्स पेबल से हमको समझ आ रहा है कि ये जो हमने उधारी का गुड्स लिया है ये विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर रीपे होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा छोटा मोटा उधारी तो आए दिन बिजनेस में लेते ही रहते हैं। तो ये जो उधारी है हमारा रिकरिंग नेचर का है। करेक्ट, यहाँ पे जो हमको एवरीडे से डील करना है ये हमारा वो उधारी है। तो हमें इसे कैसे शो करना पड़ता है, विद अकाउंट्स पेबल। क्रेडिटर का ही मतलब अच्छा दूसरा नाम अकाउंट्स पेबल है, यस, अकाउंट्स पेबल ही क्रेडिटर का दूसरा नाम है इन द बुक्स ऑफ हमारे बायर की। करेक्ट, चलिए थोड़ा सा एक और ले लेते हैं कि मान लीजिए आपकी बात करें, अगर आपने बिजनेस चालू किया और आपने रॉ मटेरियल्स लेके आए, तो आपकी बुक्स में आपने किसी ना किसी से उधारी मांग के लाई है गुड्स की, तो आपको लायबिलिटी हो जाती है कि आपको पे करना है। आपकी बुक में सामने वाला सप्लायर क्या होगा, क्या होगा, वो क्रेडिटर होगा, और आप उसको और किस नाम से बुला लेते हैं, अकाउंट्स पेबल के नाम से बुलाते हैं। करेक्ट, तो मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें हमें कुछ ना कुछ पैसा देना है विद इन हमारे नेक्स्ट अपकमिंग 12 मंथ्स में। आइए, तो जब बात आती है तो इसको देख लेते हैं थोड़ा अच्छे पूरे एक नॉर्मल जो हमारी सेंटेंस फॉर्म होती है उसमें, कि अकाउंट्स पेबल, अरे अकाउंट्स पेबल इज मनी owned by our businesses to its suppliers shown as a liability on a company's balance sheet। हमने ये तो समझ लिया कि हमें कुछ ना कुछ पैसे सामने वाले को देने हैं, तो ये तो हमारे अकाउंट्स पेबल है। बट अगर आपको ये लास्ट लाइन समझ नहीं आ रही है तो हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट लेते हैं। ये आपकी बैलेंस शीट है, करेक्ट, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपका एसेट साइड है जहाँ पे आप अपने फिक्स एसेट्स, टैंजिबल, नॉन टैंजिबल, करंट एसेट्स, ये सब शो किधर करते हैं, एसेट्स पे। बट अब हम बात करने वाली हमारी लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में आप यहाँ शो करेंगे अंडर, यहाँ पे आएगा आपका अकाउंट्स पेबल। करेक्ट, अब वो आपकी करंट लायबिलिटीज है, और यहाँ पे ये जो अकाउंट्स पेबल है इवन ये फर्दर दो चीजों में डिवाइड हो जाता है कि यहाँ पे जो आपको रीपे करना है, क्या वो आपको 6 मंथ्स में करना है, मतलब विद इन 6 मंथ्स में करना है, विद इन 6 मंथ्स में, या फिर जो पे करना है वो एक्सीडिंग 6 मंथ्स से है बट लेस देन 12 मंथ्स में करना है। हमें ये सभी बताना पड़ता है जब हम प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली ये सारी जो चीजें आती है बड़ी बड़ी कंपनीजों में अप्लाई हो जाता है, ताकि ये पता चल जाए कि कौन सी लायबिलिटी हमारी थोड़ी दिन बाद आएगी और कौन सी लायबिलिटी अभी तुरंत आने वाली है। और इवन अगर आप डायरेक्टर्स से भी कुछ उधार लेके ला रहे हैं
डायरेक्टर से भी मान लीजिए डायरेक्टर का कोई दूसरा बिजनेस है, वहां से आपने कुछ लिया है उधार, तो आपको उनको भी यहाँ पे स्पेशली अलग से शो करके बताना पड़ता है कि हमारे ऐसे भी कोई ट्रांजेक्शन है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं करके। और अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज कि आखिर ये क्या है, कहाँ आएंगे, कौन लोग हैं। अब आपको ये फुल फ्लैट चीजें समझ आ गई है, कौन होते हैं, कैसे इनके बीच में ट्रांजैक्शंस होता है, और इवन ये हमारे बैलेंस शीट में किस साइड शो होती है। हेलो बैंकर्स, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती, और जैसे हमको पता है हम रोज नए नए छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं वो सीखते हैं, ताकि हमारा जो अपकमिंग अटेम्प्ट है जेआईबी का वो बहुत अच्छे से हम क्लियर कर ले। क्योंकि ऐसे वर्ड्स जब हमको एफएम में दिखते हैं तो हमारे आंसर्स हो सकते हैं गलत, और कई बार आपने देखा भी होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है, बट वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या एक छोटे से वर्ड के कारण आपका पूरा का पूरा जो आंसर है वही गलत हो रहा है। करेक्ट? तो यहाँ पे हमें वो वर्ड पढ़ना है, या वही ऐसा एक टॉपिक होता है जिसके कारण हमको समझ तो आ जाता है जब पढ़ते हैं, बट दोबारा नहीं पढ़ा तो फिर से वो स्किप हो जाता है। तो ये आपके साथ ना हो करके हम लोग यहाँ पे डेली 10 मिनट्स के अंदर उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। आज एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जो है हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। ये तो एक पूरा हमारा एक टॉपिक ही है हमारे सब्जेक्ट में। करेक्ट? एएफएम में इसका एक पूरा यूनिट है, बट क्या होता है ना, जब पढ़ते हैं तो हमको समझ आ जाता है, बट दिक्कत तब आती है जब हम खुद से करने बैठते हैं। नाम सुन के ही नहीं समझ आता करना क्या है, और जब क्लासेस में कर रहे थे तो हमें समझ आ रहा था, उस टाइम तो हम आंसर्स भी दे पा रहे थे, बट बाद में हम ना जब रिवाइज कर रहे हैं, जब खुद से पढ़ने बैठ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एकदम स्ट्रांग नहीं बन पाया है। तो आइए आज यही कॉन्सेप्ट को हम लोग स्ट्रांग बनाते हैं, और अपना बीआरएस में अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए तो पूरा 100 पे 100 मार्क्स लाने की तैयारी करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी काम शुरू होता है तो ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत सारी एंट्रीज हो रही हैं, बहुत सारे काम एक दिन में हो रहे हैं। तो इतना सब कोई ह्यूमन ब्रेन में स्टोर कर सकता है क्या? नहीं, हम तो अपनी खुद की चीजें भूलने लग जा रहे हैं। तो ऊपर से जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं, दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो वो तो हमें याद ही नहीं रहेगा। करेक्ट? और यहाँ पे एक फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो बिजनेस कर रहे हैं इससे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, क्या हमारे यहाँ जो कैश दिख रहा है वो जेन्युइनली इतना ही है, या फिर कहीं हमसे कोई कोई एंट्री थी या कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन था जो हमसे स्किप हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एक नोट करना शुरू करते हैं। करेक्ट? जैसे छोटा बिजनेस होगा तो वो हम ही कर लेंगे, बट जो बड़े बड़े बिजनेसेस होने लगते हैं तो पहले यहाँ पे तो मुनीम जी लोगों को बुलाया जाता था, बट अब धीरे धीरे यहाँ पे अकाउंटेंट्स आने लग गए जो ये सारी चीज की डिटेलिंग को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। और उससे अगर बड़ा बिजनेस हुआ और बड़ा बिजनेस हुआ तो वहां पे क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए कई अथॉरिटीज से होके वो पास आउट होता है। करेक्ट? वहां पे कोई एक जन जाके नहीं बोल सकता कि आप जाइए खरीद के लाइए, नो, वहां पे फुल एक अथॉरिटी के थ्रू सैंक्शन होता है और फिर ये ऐसे एक्सपेंसेस किए जाते हैं। तो सेम वही यहाँ पे हम देखेंगे कि वो जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं या कोई इनकम मिल रही है, तो उसके लिए हमको कोई एक ऐसी बुक चाहिए जहाँ पे हम तुरंत जाके पता लगा सके कितना हमसे एक्सपेंस हो गया, कितनी यहाँ से हमें इनकम हो गई। तो बिजनेस में जो ये फॉर्म होता है वो बुक होती है हमारी कैश बुक। करेक्ट? वो बुक होती है हमारी कैश बुक। अब दोबारा अगर हम बात करते हैं तो पहले इतना बड़ा कोई हमारा इकोनॉमी नहीं था, छोटे छोटे बिजनेसेस होते थे, छोटे से गांव होती थी, छोटी सी बस्ती होती थी, यहाँ पे ऐसा बैंक नाम का भी कुछ नहीं होता था। करेक्ट? यहाँ पे केवल एक बिजनेस होते थे, लोग होते थे, उन्हीं के बीच में ट्रांजेक्शन चलते रहता था। बट धीरे धीरे जब बैंक्स फॉर्मेशंस पे आने लगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ गया, तो धीरे से बैंक्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। अब जब बैंक के फॉर्मेशन शुरू हुए तो बैंक का मेन काम क्या है? लोगों के डिपॉजिट को लेना और उनको लोन दे देना। करेक्ट? यही है उनका मेन काम। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जो बिजनेस जिनके पहले से थे या जिन्हें न्यू फॉर्म करने लगा, तो एक तो उनके पास खुद वो एक कैश बुक बनाने लगे, और वहीं पे दूसरे साइड वो बैंक में जाके भी एक अपना अकाउंट खुला लेते हैं। अब जैसे कि आपको पता है डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया, तो ये डिजिटलाइजेशन के जमाने में हमारे पास एक बैंक स्टेटमेंट आ जाता है।
क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स तो बैंक के थ्रू करो, गवर्नमेंट कहती है। आपको 2 रुपए भी लेना है तो अपन तुरंत यूपीआई निकालते, स्कैन करके भेज देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन्स हमारे बैंक स्टेटमेंट में दिखने लग जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या कैश बुक और ये बैंक स्टेटमेंट किसी एक पर्सन का नहीं हो सकता? जो बिजनेस कर रहा है वो क्या अकाउंट खोल के काम बैंक में नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कैश जितना हो कम करिए, बट बैंक के थ्रू आप ज्यादा ट्रांजैक्शंस करिए ताकि कोई भी फ्रॉड ना कर सके। तो ऐसे सिचुएशन पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो वो तो एक खुद कैश बुक बनाते हैं जो उनके अकाउंटेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और वहीं अगर देखा जाए तो उनकी एक जो स्टेटमेंट है वो उनको बैंक से भी मिलती है, जहां पे बैंक वाले उनका ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 2 जगह एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, एक कैश बुक और एक साइड हो रहे हैं हमारे बैंक स्टेटमेंट से, करेक्ट? तो क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बिजनेसमैन को पहले पता है बैंक के कि हमने कोई सामान बेचा, जैसे ही बेचा ये कैश बुक में आके दिखा दिया कि अच्छा हमने इतना बेचा है, करेक्ट? मान लीजिए कुछ कैश में बेच दिया हमने 2-3 हजार का। अब बिजनेस में बोला कि नहीं हम बिजनेस में कैश नहीं रखते, हम बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। तो बैंक में डिपॉजिट होने तो बाद में जाएगा ना, पहले आपने बेचा तुरंत आपके पास कैश आया, वो तो अभी भी आपके बिजनेस में रखा है। तो एंट्री तो आपने तुरंत अपने कैश बुक में दिखा दी, बट डिपॉजिट होने वो मान लीजिए 3-4 दिन बाद गया, तो डिफरेंस आ गया, करेक्ट? या फिर बैंक में जैसा आपका अकाउंट है तो यहाँ पे क्वार्टरली हमें इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट का, या फिर उसके बाद एफडी आरडी है तो उसका। तो सबसे पहले एंट्री कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे बैंक्स में तो सारी चीजें कंप्यूटराइज हो चुकी है, सारी चीजें डिजिटलाइज हो चुकी है, तो यहाँ तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स लगे हैं बैंक के खुद। तो सॉफ्टवेयर्स अपने आप ही क्वार्टर एंडिंग आता है तुरंत यहाँ पे मैसेज डाल देता है और वैसे ही अमाउंट क्रेडिट डेबिट कर देते हैं, करेक्ट? कोई इंटरेस्ट हमको मिलने वाला होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट हमसे इनको लेना है जैसे बैंक चार्जेस तो वो यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले एंट्री कहाँ हो जाएगी? वो यहाँ होगी। और बिजनेसमैन को कब पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी कोई अमाउंट कटा है? जब वो बैंक जाते हैं और बोलते हैं लाइए स्टेटमेंट दीजिए, फिर पता चलता है ओ ये तो 4 रुपए 5 रुपए 1000 रुपए इस चीज के कटे हैं, अच्छा ये जीएसटी के कट गए हैं, अच्छा ये बैंक चार्जेस के कट गए हैं, तब जाके हमें यहाँ पता चलता है। तो आप देख रहे हैं कई सारी ऐसी एंट्रीज होती हैं जो एक साइड तो हो जाती है बट दूसरे साइड होने का नाम ही नहीं दिखता, या फिर कुछ यहाँ पे हो जाती है और यहाँ पे दिखती ही नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे नीचे आप अमाउंट देख रहे होंगे, ये अमाउंट जैसे बैलेंस अभी दिख रहा है हमारी कैश बुक में 23980, बट ये और ये मैच हो जाना चाहिए था, क्योंकि कैश बुक में भी हम कहीं ना कहीं एक बैंक का स्टेटमेंट बना रहे होंगे, करेक्ट? हमारी कैश बुक में भी हम एक तो हमारे जो भी कैश कॉलम है वो तो ठीक है, इसके अलावा एक हम अपना बैंक कॉलम भी बनाते हैं। मैं इस बैंक कॉलम की बात कर रही हूँ इस बैंक स्टेटमेंट के साथ, करेक्ट? तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो पता चल रहा है बैंक का बैलेंस 23,980 है। वहीं अगर हम देखते हैं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो यहाँ पे पता चल रहा है 18,980 है। अरे क्लियर कट डिफरेंस आ गया। और इवन हम यहाँ पे बात करते हैं तो टाइम पीरियड भी मान लीजिए सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, बट जब हमने बैलेंस पूछा कोई एक पर्टिकुलर डेट पे आके तो पता चल रहा है कि हमारे जो कैश बुक में बैंक का अकाउंट बना है उसका अमाउंट डिफरेंट है, और जो हमारे बैंक से स्टेटमेंट हम लेके आए हैं उसका अमाउंट डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो ये डिफरेंस है 5000 के, अब हमें ये पता लगाना पड़ता है कि आखिर ये 5000 से डिफरेंस क्यों आ रहा है, जिसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसमें अगर आप देखना शुरू करेंगे कि 5000 का डिफरेंस क्यों है, तो आपको जो मैंने अभी एग्जांपल्स लिया था ना कि जैसे बैंक चार्जेस आ जाता है यहाँ डेबिट, बट वो हमें कब पता चलेगा? बाद में। हो सकता है उसका इफेक्ट हमने यहाँ पे नहीं दिया हो कैश बुक में, वैसे ही कोई ऐसा चेक हो जिसको हमको पे करना था तो हो सकता है हमने यहाँ पे दिखा दिया और यहाँ पे अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ हो, या फिर हमें कहीं से पेमेंट आई थी, कोई को हमने सामान बेचा था उसने हमें चेक दे दिया,
तो चेक वो हमें बिजनेस में देके गए, तो तुरंत हमने अपने कैश बुक में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। बट अभी भी मान लीजिए बैंक की छुट्टी हो गई, 3-4 दिन की बैंक की कंटिन्यू हॉलीडे आ गई, तो बैंक ने तो क्लियर नहीं किया, बट हमें पता है ना कि एक अमाउंट आएगा, तो हो सकता है उसके पहले ही हमने बैंक स्टेटमेंट निकलवा लिया और वो जो चेक का अमाउंट है वो यहाँ दिख ही नहीं रहा हो, तो अगेन इसके कारण भी डिफरेंस आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जिसके कारण आपका ऐसे कोई डिफरेंसेस आपको देखने मिल सकते हैं, और इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे चीजों को हम रिकंसाइल करेंगे कि आखिर ये जो 5000 का डिफरेंस है ये किस किस कारण से आ रहा है। करेक्ट, तो ये होता है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे एक साइड हम देखते हैं कैश के बैंक कॉलम के हिसाब से और एक साइड बैंक के पासबुक के हिसाब से, फिर इनको एट द एंड मैच करते हैं। अगर ये मैच हो गए तो मतलब सही है, अगर कहीं डिफरेंस हुआ है तो मतलब हमने कोई ना कोई एंट्री स्किप कर दी है। तो इसके लिए हमको प्रिपेयर करना होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग एंड business activity that reconciles an entity's bank account with its financial records। जो हमने अभी पूरी बात करी वो यही थी कि आपको आपके कैश वाले जो साइड है, आप जो ऑर्गेनाइजेशन वाले खुद एक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अल्टीमेटली मैच करना है कि जो बैंक से आपका स्टेटमेंट आने वाला है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट भी बैंक ऑर्गेनाइजेशन का है और इवन जो यहाँ पे जो बुक्स प्रिपेयर करी जा रही है वो भी सेम ऑर्गेनाइजेशन की है, तो गलती नहीं हो सकती है, फ्लक्चुएट नहीं हो सकता है। करेक्ट, नाउ आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए अब जैसा आपको पता है इट्स अ मंथ एंड टाइम और अब आपके एग्जाम्स भी बहुत करीब है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 सबसे बड़ी बेनिफिट्स आ चुके हैं। सबसे पहला कि ऐसा बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप एवर कभी नहीं आया है। करेक्ट, और यहाँ पे अभी आपको मिलने वाला है 79 + 1% का ऑफ। बट याद रखिएगा ये ऑफ के लिए आपको यूज करना पड़ता है कोड दैट इज Y895। ये कोड यूज करके ही आपको ये वैलिडिटी जो 2x है वो भी मिल जाएगी और यहाँ पे जो टोटल आपको 80% ऑफ है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा दिन दूर नहीं है और आप लोगों की ऑलरेडी रिवीजन बैचेस भी चालू हो चुके हैं। चलिए तो तुरंत आपको बता देती हूँ कि रिवीजन बैचेस आपको कहाँ पे मिलने वाली है। आइए, आपको आना है अड्डा 24/7 में। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको क्लिक करना है JIB CIB। JIB 2024 में आप लोगों के लिए ये बैचेस आ चुकी हैं। करेक्ट, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा कोड Y895 ताकि आपको जो 80% डिस्काउंट है उसके साथ जो डबल वैलिडिटी है सारी चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, जो अभी आपका महापैक 2.0 है और जो आपको 80% डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पे सारे बैचेस में मिलने वाला है। और एक और बात, जैसे कि आपको पता है आप लोगों के लिए एवरीडे हम लोग पोस्ट करते हैं ब्रावो सीरीज, ताकि इस बार अगर आपका AFM में थोड़े भी मार्क्स आपको कम होने की गुंजाइश है या डर लग रहा है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। याद रखिए इसके आंसर्स यहीं पे पोस्ट कर दिए जाते हैं, जैसे ये तो आज ही पोस्ट हुआ है तो इसके आंसर्स 1-2 दिन के अंदर आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए ताकि आपको पता चले कि अभी भी ऐसे कोई पॉइंट्स जो आपसे स्किप हो रहे हैं या ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो आप डायरेक्ट आंसर तुरंत दे सकते हैं। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप अब आपके लिए ईजी हो गया होगा BRS समझना। हमारे सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर ये शेयर करिए ताकि जो आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं उनको भी पता चल जाए BRS मतलब होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।